मॉर्निंग। मैं विनय चंद्राकर आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जैसे कि पीरियोडिसिटी क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, तो और ये सब टॉपिक जो है इन सब को अपन लोग डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है स्टार्टिंग में तो अपन लोग को उसके मीनिंग को समझना है कि होता क्या है, उसको समझना है आज। ठीक है, उसके बाद एक एक टॉपिक को आराम से धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आगे की वीडियोस में बनाऊंगा मैं। ठीक है समझ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीरियोडिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहले ये बताओ, बहुत सारे एलिमेंट्स होता है। ठीक है, और हमको मालूम है कि आज की डेट में एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को क्या किया गया, अरेंज किया गया है। ठीक है, तो जब ऐसा अरेंज किया जाता है तो कुछ कुछ रेगुलेटरी आता है। रेगुलेटरीज मतलब जैसे लिथियम का प्रॉपर्टीज़ सोडियम के प्रॉपर्टी के जैसे मिलता है, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट होता है, तो इसी को बोला जाता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। ठीक है, तो जैसे अपन लोग देखेंगे कि लिथियम का प्रॉपर्टी, सोडियम का प्रॉपर्टी, पोटेशियम का प्रॉपर्टीज़, ये सब अपन लोग को मिलता जुलता दिखता है। ठीक है, तो इसका कॉस्ट क्या होता होगा? तो कॉस्ट ये है कि जब अपन लोग लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होता है 2,1, और सोडियम का करते हैं तो 2,8,1 होता है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दोनों में, 1,1। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में दोनों में 1,1 है, इसका मतलब दोनों का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। तो ये हो जाता है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कि पीरियोडिसिटी क्या होता है और उसका कॉज क्या है। ठीक है, तो अपन लोग पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, अभी डिटेल में बाद में जाएंगे। ठीक है, समझ में आया पहला। दूसरा देखिए, ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ठीक है, और ये आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे उसको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जो पढ़ चुका है उसको थोड़ा समझ आ जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन समझ लो। ठीक है, जो बहुत वीक फोर्स से बंधा रहता है आउटर मोस्ट शेल का। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी हमको लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, सोडियम तो मेटल है, मतलब मेटल वाला में केस में क्या होता है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, तो उसको वीक करने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको गैसियस फॉर्म में रखना पड़ेगा। आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में एनर्जी मिनिमम रहता है, तो उस केस में क्या रहेगा कि पार्टिकल्स दूर दूर रहता है ना उस केस में, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। तो क्या बोलोगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो बहुत लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या करना है अपन लोग को, बाहर निकालना है। ठीक है, तो जितना एनर्जी हम लोग को लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो मेटल है, जो मेटल था उसको अपन लोग को पहले गैसियस फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, गैसियस फॉर्म में क्यों रखा जाता है बोलेगा तो क्या बोलोगे, वो लोएस्ट एनर्जी में रहता है। लोएस्ट एनर्जी में है तो हम लोग को कम एनर्जी लगेगा। भाई अगर वो ज़्यादा एनर्जी रहेगा देना पड़ेगा, अगर क्या रहेगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो क्यों एनर्जी खर्च करा जाए। ठीक है, तो इसी कारण इसको पहले अपन लोग क्या करते हैं, लोएस्ट एनर्जी फॉर्म में रखते हैं, मतलब गैसियस फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, तो याद है हिंदी में ही तुम लोग अभी समझना, बाद में इंग्लिश में डेफिनेशन रखते रहना भाई जिसको रखना है। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। ठीक है, ये याद रहेगा। अब यहाँ पर देख लो, M मतलब मेटल है और G मतलब गैस, मतलब सॉलिड को पहले गैस में चेंज कर लेना, फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बन गया, M+ बन गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकाले तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर उसके बाद और निकालेंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फिर और निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, और ऐसे सक्सेसिव भी बोला जाता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक के बाद एक करते हैं उसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जैसे उसका उल्टा है, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहता था, इसमें एनर्जी रिलीज होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता था, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड।
ठीक है, वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में अंतर क्या है बोलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम है ना, याद रखना ये। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, तो एनर्जी रिलीज होगा। तो याद रखना आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इसको, इस टॉपिक को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अलग से अच्छे से पढ़ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। ठीक है, दोनों में गैसियस फॉर्म में रहना चाहिए। पहले वाले में एनर्जी रिक्वायर्ड होता था, इस वाले में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, आगे समझ। अब क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, तो क्या होता है, सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, जैसे HCl उसमें जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोवेलेंट रहता है, और Cl जो रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा वो रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, उसका साइज़ छोटा रहता है। पहला ये जानो, HCl में Cl जो रहता है, पहले बॉन्ड देखना, बॉन्ड जो रहता है वो कौन सा रहता है, H और Cl के बीच में कोवेलेंट। तो क्या होता है, Cl एटम क्या रहता है, पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो टेंडेंसी होता है किसी भी एटम का, कि वो इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में है उसको अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या लिखा है यहाँ पर देख लो, पावर की जगह टेंडेंसी बोलना, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में वही समझो कि H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करके रखा है, खींच के रखा है। तो खींच के रखने का ही टेंडेंसी को हम लोग को क्या बोलना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलेगा, तो साइज़, जिसका साइज़ छोटा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आगे समझ में। ठीक है, सबसे छोटा साइज़ F का होता है, फ्लोरीन का, तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या होगा, F होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है। कोई पूछेगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इट हैज़ नो यूनिट। जबकि आयनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पूछेगा तो किलो जूल पर मोल। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट देखो, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। या सीधा ये जानो कि कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई गेन करता है, कोई शेयर करता है किसी भी दूसरे एटम के साथ। ठीक है, तो उसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन का देखो 1 होता है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ही देख लो, 8 होता है तो 2,6, ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 2। वैसे अगर सोडियम का देखेंगे तो 281 होता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका वैलेंसी 1। ठीक है, तो ये समझ लो जिसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 रहता है उसका वैलेंसी भी 1 2 3 4 ही रहेगा। जिसके आखिरी में 5 रहेगा तो 8 से माइनस कर दो तो 3 हो जाएगा, वैलेंसी 3। 6 रहेगा जिसके आखिरी में तो उसका वैलेंसी 2, 7 रहेगा तो उसका वैलेंसी 1, और 8 रहेगा तो उसका वैलेंसी 0। यानी कि नोबल गैस का वैलेंसी हमेशा क्या होगा, 0। वैलेंसी लिखते समय कभी भी ना तो प्लस लिखना ना तो माइनस लिखना। ठीक है, अब देखो जो पहला मेंबर रहता है किसी भी ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर थोड़ा अजीब सा प्रॉपर्टी करता है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, क्यों करता है पूछेगा तो क्या बोलना, फर्स्ट मेंबर का साइज़ छोटा रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ ग्रुप में जाने पे तो साइज़ बड़ा होता जाता है, लेकिन फर्स्ट मेंबर का साइज़ क्या रहता है, स्मॉल रहता है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या रहेगा, हाई रहेगा अपने बाकी मेंबर्स की तुलना में। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये लाइन से नीचे की तरफ रहता है ना, तो लिथियम का साइज़ सबसे छोटा रहता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आया तो स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब क्या होता है इस केस में, सबसे पहला मेंबर जो रहता है उसका इतना टेंडेंसी नहीं रहता उसमें का इलेक्ट्रॉन का कि वो डी ऑर्बिटल में जा सके, क्योंकि बहुत दूर में रहता है, 3D मतलब बहुत दूर है। ठीक है, तो वहाँ पर वो जा नहीं सकता। तो ये 3 कारण है जिसके कारण से फर्स्ट मेंबर जो होता है वो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्या बोलोगे, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और क्या बोलोगे, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटर इन वैलेंस शेल। ठीक है, इसमें फंसोगे तुम लोग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो उतना ध्यान मत दो अभी फ़िलहाल, क्योंकि आगे जब पढ़ते जाओगे तो आएगा वो। अभी ध्यान रखो स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बताता हूँ, डायगोनल रिलेशनशिप। ये थोड़ा अजीब सा प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। हम लोग अभी तक जानते थे कि सेम ग्रुप वाला सेम प्रॉपर्टी शो करता था, है ना, लेकिन इसमें थोड़ा अजीब होगा।
फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर सेकंड ग्रुप के सेकंड मेंबर के जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का पहला मेंबर है और मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप का सेकंड मेंबर है। दोनों का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है, दोनों हार्ड होता है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये क्यों होता है पूछेगा तो ये डायगोनल रिलेशनशिप का कारण है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या रखोगे, लिथियम और मैग्नीशियम, बी और एयर, ये डायगोनली है ना, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। इसका प्रॉपर्टी क्यों सेम होता है पूछेगा तो देखो, जितना प्रॉपर्टी ग्रुप में नीचे जाने में जितना प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, उतना ही प्रॉपर्टी जब अपन लोग पेड़ में जाते हैं तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप वही क्या होगा, इंक्रीज होता है, जो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप वही क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा जब अपन लोग प्लेट्स में जाएंगे। मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। लेकिन जब हम लोग डायगोनली जाएंगे, डायगोनली जाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करना है, कंप्रेस करते हैं। मतलब वो क्या कर देगा, दोनों के इफेक्ट को हटा देगा, जिस कारण से क्या होता है, दोनों का प्रॉपर्टी हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ इसमें क्या जाना था, डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, तो क्या बोलना, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेंबर सेकंड ग्रुप के सेकंड मेंबर की तरह सेम प्रॉपर्टी शो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बोल देना, लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एयर, बी और एस आई। लिथियम और मैग्नीशियम का ये बता देना कि दोनों हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, हार्ड मेटल है दोनों, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, कॉस्ट पूछेगा तो सिर्फ ऐसी शॉर्ट में बता देना कि नीचे की तरफ जितना भी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगा वही प्रॉपर्टीज उधर जाने पे जब अपन लोग प्लेट्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जब अपन लोग डायगोनली मोशन करने की कोशिश करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यही कॉज होता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो भाई आज का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, थैंक यू।